हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स के अपने प्यारे से चैनल में। मैं हूं अनुज काम्बोज और मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं 2024 में जितने भी पेपर आपके फिजिक्स के हुए हैं उनके सभी सेटों में से आज का जो सेट है वो है आपका 346 FT। ठीक है। अब इससे पहले हमने 2 सेट करा दिए हैं। उन सभी सेट के क्वेश्चंस आपको पता लग गए हैं कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आपको इसी प्रकार के सभी क्वेश्चनों की तैयारी लगातार करा रहे हैं, जिससे एग्जाम में आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत न हो और आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आ जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे 10वां। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, इसने कहा कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 अवस्था में आयनन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो आपको जो E की वैल्यू दे रखी है आयनन ऊर्जा की, आप डेल्टा E कह सकते हैं, E कह सकते हैं, वो है 13.6 eV। ठीक है, इतनी बात। अब आपको n बराबर 2 अवस्था में आयनन ऊर्जा ज्ञात करनी है। मतलब n बराबर 2 में, अब आपने एक सूत्र पढ़ा है E का या डेल्टा E का, वो होता है -13.6/n² इंटू ईवी। अगर आपकी डेल्टा ई इतनी है तो ई बराबर क्या हो जाएगा, -13.6/n² इंटू ईवी। तो n बराबर 2 में जो आयनन ऊर्जा होगी वो क्या होगी, आयनन ऊर्जा डेल्टा ई, इसका मतलब होगा ई इनफाइनाइट माइनस के E2, या आप En कह सकते हैं। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को अवस्था 2 से आयनित करने में आवश्यक ऊर्जा। अब ई इन्फिनिटी का मतलब आप जानते हैं कि n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 माइनस, और ये 13.6 और n की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पर 2, तो माइनस माइनस प्लस 13.6 और 2 का वर्ग कितना 4, तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, 4 तिये 12 और 4 चौक 16 ईवी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो फॉर्मूला होता है एनवी कक्षा में ऊर्जा का, वो होता है एन बराबर -13.6/n² इंटू ईवी। ठीक है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन ये देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या कहा है कि दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें यह धारा आई हमें ज्ञात करनी है, जबकि एस, जो स्विच एस है वो खुला हो और बंद हो, यानी कि 2 कंडीशन आपके पास दी हुई है। चलिए तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले कंडीशन 1 लेते हैं कि जब स्विच एस खुला हो, तो जो स्विच एस खुला होगा, खुला हो, अब एस खुला होने का मतलब यह है कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक। अब जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसका मतलब सारी धारा कहां से निकल जाएगी, इससे होकर इसमें भी आई होगी। तो आपके ये R1 कितना 10 ओम
R2 कितना 30 ओम, और ये श्रेणी क्रम में होंगे, तो श्रेणी क्रम के लिए टोटल R कितना बैठेगा। अब श्रेणी क्रम में जो R होता है वो होता है R1 प्लस R2। R1 कितना है आपके पास 10 और ये कितना 30, तो टोटल कितना हुआ 40 ओम। अब टोटल 40 ओम हुआ, तो आपको V दे रखा है, E या V कह लीजिए, कितना 20 वोल्ट। तो धारा पूछा है, धारा I बराबर क्या होगा E अपॉन R। अब E कितना, ये आपको 20 दे रखा है और ये 40, तो इकट्ठा कितना बैठ जाएगा 1/2 एम्पियर, मतलब 0.5 एम्पियर। ठीक है, इतनी कहानी। सेकंड कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड है। इसमें कहा कि जब बंद हो, यानी कि जब स्विच एस बंद हो। अब बंद, इसके बंद होने का मतलब क्या है कि फिर धारा का जो पथ होगा ये होगा, मतलब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। 30 ओम में प्रवाहित धारा कितनी होगी, 0, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और सारी धारा कहाँ से निकल जाएगी ये, यानी कि आपके पास जो टोटल आर होगा वो कितना होगा 10 ओम। ए आपके पास कितना है 20 वोल्ट, तो धारा आई बराबर कितनी आ जाएगी ई अपॉन आर से, ये आ जाएगी 20/10, मतलब 2 एम्पियर। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 8 आपके सामने है। इसमें आपको दिया है कि एक समान चुंबकीय आघूर्ण M1 M2 के दो चुंबक आपको दिए गए हैं, चित्र की भांति रखे हैं। यदि चुंबक के A1 के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो, यानी कि इस के द्वारा जो A1 है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, तो दोनों चुंबकों के कारण बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अब आप जानते हैं कि ये जो चुंबक है ये अक्षीय स्थिति में पड़ रहा है बिंदु P की, और इसके कारण इस बिंदु पर जो चुंबकीय अक्षेत्र होगा B1 वो दे रखा है आपको 2 गुना 10 की घात, कितना दे रखा है यह है 2 गुना 10 की घात -3 टेस्ला। और यहां से आप एक बात बिल्कुल जानते हैं कि B1 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है μ0/4 2 m अपॉन, इसमें d दे रखा है ना, तो दूरी d है, यानी कि d क्यूब होगी। यही सूत्र होता है ना, वैद्युत द्विध्रुव, या वैद्युत क्या है तो चुंबकीय द्विध्रुव है, यानी कि दंड चुंबक क्या होगी एक प्रकार की चुंबकीय द्विध्रुव। तो इसके कारण इसकी अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला यह होता है, मतलब अगर मैं यहां से काट दूं इसे, तो आपके पास 1 गुना 10 की घात -3 किसकी वैल्यू रह जाएगी μ0/4 इंटू m अपॉन d की पावर 3। आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए, तो चुंबक की अक्षीय स्थिति में जो B1 है वो कितना है, यह है, मतलब सूत्र होता है μ0/4 2m अपॉन d की पावर 3। ठीक है, और निरक्षीय स्थिति में, चुंबक की निरक्षीय स्थिति में,
तो निरक्षीय स्थिति में कितना होगा P2? वो होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2m/d⁻3। इतना ही होगा ना। अब आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू इसने पहली दे रखी है 2 × 10⁻³ टेस्ला, और इसकी वैल्यू, सॉरी ये 2 नहीं, m नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आई है 1 × 10⁻³ टेस्ला। अब इनकी दिशा, अगर मैं इसकी दिशा यहाँ पर देखूँ तो इसकी दिशा किधर होगी? S2n, यानी कि इस साइड होगी B1, ठीक है। और इधर जो B2 की दिशा होगी वह N2S होगी, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में N2S होती है ऐसे, ये। अब B1 और B2 कैसे है? लंबवत है। चित्र से B1 व B2 लंबवत है। अब लंबवत है तब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, अब आपको पता है कि अगर लंबवत हो तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी होता है √B1² प्लस B2², ठीक है। B1 आपके पास है 2 × 10⁻³ और B2 है 1 × 10⁻³ तो 2 का वर्ग कितना? 4, और ये 10⁻⁻6, 1 का वर्ग 1 और 10⁻⁻6, ये बन चुका है। तो टोटल कितना बना है? 4 और 1 5 × 10⁻⁻6। तो यहां से मैं एक बात कह सकते हैं कि इसका रूट 5 और 10⁻⁻6 का जब वर्गमूल करेंगे तो 10⁻⁻³ टेस्ला, ठीक है। इतनी बात। तो इस तरह क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें कहा है कि सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव है। मतलब जो आंसर नंबर 7 करेंगे, सॉल्यूशन 7, इसमें पीएन संधि डायोड का जो 20 वोल्ट दे रखा है वो अग्र विभव दे रखा है कितना? डेल्टा वी, वो दे रखा है 20 वोल्ट। और क्या कहा है? लगाने पर उत्पन्न अग्रधारा कितनी है? आई, वो है 10 एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 × 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। उसके बाद कहा है कि इसका अग्र प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो अग्र प्रतिरोध क्या होगा? आर बराबर या डेल्टा आर बराबर डेल्टा V/डेल्टा I। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा वी कितना आपके पास? 20 वोल्ट, और डेल्टा आई कितना है? 10 × 10⁻³ 0 से 0, 10⁻³ ऊपर जाकर प्लस, तो इतने ओम, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। उसके बाद सॉल्यूशन नंबर 8। चलिए 8 में देखते हैं, सॉरी 8 नहीं, सॉरी 6 पढ़िए से। इसमें कहा कि 12 सेमी त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता इतनी है। मतलब जो कुंडली है उसकी त्रिज्या दे रखी है आपको। त्रिज्या कितनी दी है? R बराबर 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 × 10⁻⁻² मीटर। फिर क्या कहा है कि कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है? इतना, मतलब B बराबर सेंटर पर 0.5 × 10⁻⁻4 टेस्ला। कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। मतलब अगर मैं ये कह लूं
कि कुंडली ऐसे हो रखी इस प्रकार से, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर बी। तो इस प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है और दिशा। चलिए पहले धारा का मान ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि BC बराबर आपके पास है इतना, और BC का सूत्र क्या होता है, म्यू नोट I अपॉन 2R। ठीक है इतनी बात। किसी भी वृत्ताकार लूप के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है म्यू नोट I अपॉन 2R। अब म्यू नोट की वैल्यू कितनी, 4 पाई गुना 10 की घात -7 इंटू आई और बटे में 2, और आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 12 गुना 10 की घात माइनस के 2। 0.5 का मतलब कितना होता है, 1/2। तो ये आपका 2 से 2 कट हो चुका है, 4 तिये 12, तो ये पाई बटे में 3 ऊपर, तो आई बराबर वहां कितना बचा है, 1 गुना 10 की घात माइनस के 4, 3 ऊपर 10 की घात माइनस 2 भी ऊपर, और बटे में क्या बचा है आपके पास, 10 की घात माइनस के 7 और पाई। ठीक है इतनी बात। चलिए 10 की घात -4 और -2 माइनस के 6, और 10 की घात जब -7 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने पर घात कैसे हो जाएगी, प्लस। तो 3 गुना ये ऊपर जाएगा +7 में से कटकर 10 बच जाएगा, बटे में पाई, 10 तिये 30 और 3.14। तो जब आप इससे डिवाइड करोगे तो लगभग मैं कह सकता हूँ कि पॉइंट, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग लगभग 0.9 एम्पियर के आसपास आ रहा है, 0.86 या ऐसा ही कुछ। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। अब इसमें दिशा भी ज्ञात करनी है। अब आप जानते हैं कि एक थंब रूल होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का। अगर किसी भी सर्किल में धारा प्रवाहित हो रही है तो ये उंगलियां जब आप ऐसे घुमाओगे तो ये उंगलियां उस धारा की ओर प्रवाहित होनी चाहिए, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। अब सोचिए यहाँ पर अंगूठा किधर, मतलब सॉरी चुंबकीय क्षेत्र किधर है, ऊपर, तो किस प्रकार रखनी पड़ेंगे, इस प्रकार। ठीक है, अब जैसे ही ऐसे रखेंगे तो इसका मतलब इसमें धारा ऐसे बह रही होगी। ठीक है ना कहानी। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो धारा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामावर्त। तो दिशा होगी वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, आपके सामने ये चित्र बना हुआ है, इसे आप R1 कह लीजिए या कैपिटल R1 कह लीजिए। R2 कितना है, वो भी 1 ओम है ये वाला, और निचला R3 भी कितना है, 1 ओम। आप ध्यान रखिए जब भी इस प्रकार का कोई सर्किट होगा तो उसके लिए एक बहुत आसान सा सूत्र है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, वरना इसमें फिर आपको किरचॉफ का रूल लगाना पड़ता है, किरचॉफ का वोल्टेज रूल। और आपके पास E1 E2 E3, E1 3 वोल्ट, E2 2 वोल्ट और E1 1 वोल्ट। तो इसने कहा कि दर्शाए गए परिपथ में ए और बी के मध्य विभवांतर। तो उसका सूत्र बस आपको याद रखना है कि बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर,
उसका आसान सा सूत्र होता है वी ए बी इज इक्वल टू A1 अपॉन R1 प्लस A2 अपॉन R2 प्लस A3 अपॉन R3 और बटे में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। E1 कितना है आपके पास 3, ये 1। E2 है आपके पास 2 वोल्ट बटे 1 और ये कितना है 1/1 बटे में इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1। 3/1 3, 2/1 2, 1/1 1, 1/1 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो ऊपर 3 2 5 और 1 6, नीचे 1 2 और 1 3, तो कटकर कितना बैठ जाएगा 2 वोल्ट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सबसे आसानी से कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि इस प्रकार का आपके पास सर्किट हो तो आप ये रूल लगाइए। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4। आज हम क्वेश्चनों का जो क्रम है वो नीचे से ऊपर की तरफ चला रहे हैं, उल्टा। कभी कभार कुछ उल्टा काम भी कर लेना चाहिए, अच्छा रहता है। इसने कहा है, अब उल्टा का मतलब है कि जैसे आप अगर पढ़ने में 2 घंटे पढ़ते हैं तो पढ़ने में 4 घंटे पढ़िए, उसका उल्टा हो गया। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि 2 घंटे पढ़ते पढ़ ही न रहे, आप उसका पॉजिटिव सोचिए उसके लिए। तो नंबर 4 में सॉल्यूशन में क्या कहा है, इसने कहा कि एक कुंडली का परिरक्तव कितना है 0.4 हेनरी। परिरक्तव का मतलब होता है एल, यह है 0.4 हेनरी तथा प्रतिरोध है कितना 10 ओम। उसके बाद यह 30 हर्ट्ज यानी कि फ्रिक्वेंसी दे रखी है आपको और 6.5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से। तो जो VRMS दे रखा है वो दे रखा है 6.5 वोल्ट। पूछा क्या है, इस परिपथ में वह औसत विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। चलिए अब वह औसत शक्ति का सूत्र क्या होता है, वह औसत शक्ति P बराबर, आप जानते हैं कि वैसे तो VRMS इंटू IRMS कोस फाई होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा R और L है, R और L। तो जो औसत शक्ति बन जाएगी, अब औसत के लिए अब आपको सूत्र में ऐसा प्रकार चेंज करना है कि जो वैल्यू है आपके पास वो बन जाए। अब यहाँ जब आप आर के आई की वैल्यू रखोगे तो आर बराबर वी अपॉन आई से आई बराबर होगा वी आर एम एस अपॉन जेड। वी आर एम एस, तो ये है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वी आर एम एस अपॉन जेड और कोस फाई। ठीक है इतनी बात। चलिए ये क्या बना है सूत्र, ये बन गया है आपके पास वी आर एम एस का स्क्वायर और अपॉन में जेड इंटू कोस फाई। फाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, मतलब कोस फाई की वैल्यू इसमें होगी 1। फाई की वैल्यू 0 डिग्री होने पर कोस फाई की 1 हो जाएगी। तो P बराबर वी आर एम एस आपको दे रखा है 6.5, तो इसका हो गया वर्क। या पहले मैं जेड का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, वी आर एम एस का स्क्वायर, जेड क्या है प्रतिबाधा है और जेड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास एल हो और आर हो, ये हो जाएगा एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। मतलब इसकी वैल्यू बस मैंने 1 रख दी इसमें। ठीक है, ये तो वी आर एम एस का होल स्क्वायर और बटे एक्सएल मतलब 2 पाई एफ एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास जो एक्स एल का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है पानी। तो P इज इक्वल टू
VRMS की वैल्यू 6.5 है, इसका वर्ग 2, पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू आपके पास 30 है और एल की वैल्यू कितनी है 0.4, इसका वर्ग प्लस 10 का वर्ग और इसका क्या बन गया वर्गमूल। ऊपर आप गुना कर लीजिए, पंजे पंजे 25 का 5 का या 25 ही लिख लीजिए और 6 सत्ते 42, तो आपके पास बन जाएगा ये 42.25। नीचे गुना कीजिए, इस दशमलव से जीरो खत्म, 4 तिये 12 और 12 दूनी 24, 24 का वर्ग कितना होता है 576 और 3.14 का जो वर्ग होता है वो होता है लगभग 9.8। बात समझ में आ रही है ना क्या बोल रहा हूं मैंने कहा इस दशमलव से जीरो कट यानी कि 4 तिये 12 दूनी 24 और 24 का वर्ग कितना लगभग 576। यहाँ क्या बचा 3.14, 3.14 का वर्ग होता है 9.8 के आसपास। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, फिर ये होगा आपका 10.100। अब गुना कीजिए इसकी, किसकी करनी है 576 और 9 8 की, तो 8 छंग 48 का 8 का ऐसे लग गया 4, 9 छकी 54, 8 सती 56, 110 110 110 का 4 का ऐसे लग गया 11, 8 पंजे 40, 9 सत्ते 63, 103 और 11 114 का 4 का ऐसे लग गया फिर 11, 9 पंजे 45, 45 और 11 56 5। तो आपके पास जो आई है लगभग इतनी वैल्यू बनी है 56 44.8, 56 44.8, 42.25। भाई आप अपने तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। 56 44 जितनी वैल्यू होगी 4 के आसपास आई थी, 8 छंग 48, 8 कह लीजिए और प्लस में कितना है 100, तो कितना बनेगा 42.25, इसमें जोड़ के हो जाएगा ये 57 44.8। अब इसके बाद की कैलकुलेशन का करना है आपका कार्य, इसका वर्गमूल निकालिएगा और इसे डिवाइड कर दीजिएगा, बस केवल इतने पूछा है ना। हाँ, औसत विद्युत शक्ति पूछा है, ठीक है, इसका वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग यह आपके पास कितना है 2550, चलो देख लीजिएगा, आप अपने आप कर लीजिएगा, साफ कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम चार चार तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, इसने कहा है कि 2.5 ईवी के कार्यफलन वाले, मतलब कार्यफलन जो दे रखा है W, कार्यफलन W कितना दिया हुआ है, वो दिया है 2.5 ईवी। धातु में तरंग दैर्घ्य कितनी है 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग और रेखीय वेग की गणना करनी है। चलिए, आप जानते हैं कि जो E होता है, सबसे पहले प्रकाश विद्युत अगर समीकरण आप लिखो तो वो होगी E इक्वल टू K प्लस W। E का मतलब आपतित फोटोन की ऊर्जा, K मतलब गतिज ऊर्जा और W मतलब कार्य फलन। और जो E होता है सूत्र E, अगर मैं इसको लिखूं तो E इक्वल टू होता है शॉर्ट फॉर्म में 12/400 बटे लैम्डा, और ये वैल्यू अगर ये एंगस्ट्रॉम में है तो वैल्यू किस में आएगी ईवी में।
ठीक है, तो इसको यहाँ आप पुट कर दीजिए, ये बन गया 12/400 बटे लैम्डा इज इक्वल टू के प्लस के 2.5। लैम्डा की वैल्यू आप रख लीजिए 12/400, लैम्डा का मतलब कितना हो जाएगा 4000, के प्लस 2.5, तो 2 जीरो कट, 4×3 = 12 और 4 × 4 यानी कि 3.1, ये इधर आकर के हो जाएगा माइनस का। तो के बराबर कितना बना है आपके पास, ये घटकर बन जाएगा 0.6 EV। पूछा क्या है उसने, इसने पूछा है अधिकतम वेग। तो यहाँ से आपका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर, 0.6 इंटू ई की वैल्यू इतनी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं एम। इलेक्ट्रॉन है ना आपके पास, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9 × 10⁻⁻31 वी मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू इतना। ये सारी वैल्यू उधर पहुंचा दीजिए, तो क्या बन जाएगा वी मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू 0.6, 1.6 और 2 पर गुना में 10⁻⁻9 और बटे में कितना 9 आएगा और 10⁻⁻31 आएगा। तो कर दिए, क्या करेंगे आप, सबसे पहले इनका पॉइंट का इंतजाम कीजिए। जैसे ही पॉइंट का इंतजाम आप करोगे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और पॉइंट से यहाँ घात बढ़ जाएगी 10⁻⁻11, तो ये 6, ये 16, ये 2, 10⁻11 और 10⁻31 ऊपर आ जाएगा 10⁻20 है, -11 में से 31 जाकर 20 बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए सॉरी, इसे ऊपर जाकर पॉजिटिव कर दिया, मैंने लिख लिया है इतना। नीचे कौन बचा है 9। तो आपके पास जो कैलकुलेशन में बचेगा, इसको लिख लेता हूं मैं 2 गुना 2, सॉरी 2 गुना 3, ये 16, ये 2, ये 10⁻20 और बटे में कितना, ये कुछ कहीं मिस्टेक हो गई है, ये देखिए 10⁻−19, ये हो गया आपके पास 21, कितना 21, ये कितना बन जाएगा 10, 9। तो जब आप इसका वर्गमूल लेंगे, मतलब ये आपके पास है वी मैक्सिमम का स्क्वायर, आपको निकालना है वी मैक्सिमम। तो जब वी मैक्सिमम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 2 बाहर आ जाएगा, 16 4 का वर्ग होता है, 10⁻10 10⁻5 होता है वर्गमूल करने पर, और ये कितना होता है 3, और यहाँ कौन बचा बस केवल 7 में √3 बचा, तो 4 दूनी 8 और बटे 3 कितना बचा है, वहाँ पर करेंगे फिर 8 √3 की वैल्यू 1.73 बटे 3 गुना 10⁻5। अब बन जाएगा ये, करिए इससे डिवाइड कर दीजिए, तो पूरी ही वैल्यू रख लीजिए। ये बन चुका है आपके पास जो वी मैक्सिमम होगा 8, 3 से डिवाइड करोगे 3 पंजे 15, 2 3 3 सते 21 और 2 2 3 सते 21 गुना 10⁻5, 8 सते 8 सते 56 का 6 का लग गए 5, 8 सती 56 और 5 61, 8 पंजे 40 और 6 40, लगभग इतना मीटर प्रति सेकंड इसका वेग बन चुका है। ठीक है, आशा करता है क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें कहा है कि दिए गए परिपथ में गणना कीजिए कि परिपथ की तुल्य धारिता निकालनी है, 2 माइक्रोफेड का 3 माइक्रोफेड पर आवेश निकालना है। चलिए मैं इसे साफ कर देता हूँ। चलिए, तो इसमें आपने इसे C1 नाम दिया, ये C2, ये C3 है और ये C5 है और ये C4 है। आपको पता है कि C1 सॉल्यूशन नंबर 2, C1 बटे C2, C1 बटे C3 12/6 आप करो तो कितना बैठ रहा है, 2/1। और अगर C2 बटे C4 करो तो 6/3 यानी कि कट कर 2/1। तो अगर ऐसी कंडीशन इस प्रकार के परिपथ में फंस जाए तो इसका मतलब यह है व्हीटस्टोन सेतु होगा, व्हीटस्टोन सेतु होगा। यह व्हीटस्टोन सेतु है। क्या है? परिपथ जो है वो है व्हीटस्टोन सेतु। और जब व्हीटस्टोन सेतु होगा तो बस आप एक तरीका सिंपल से याद रख लीजिए कि आपके ये श्रेणी क्रम में होंगे, तो C1 व C2 का श्रेणी में तुल्य धारिता कैसे निकालोगे? C डैश C1 गुना C2 बटे C1 प्लस C2, मतलब 12 प्लस 6 और 12 प्लस 6। आप जानते हैं कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब 2 माइक्रोफेड आपका बिल्कुल समाप्त हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। तो ऊपर 12 गुना 6 बटे 12, 6 18, 6 18, 3 चौक 12, तो 4 माइक्रोफेड बन चुका है। फिर आपके C3 व C4 भी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? C डबल डैश। सूत्र आपका यह है कि C3 इंटू C4 अपॉन C3 प्लस C4। आपके पास है 6 3, 6 गुना 3, 6 प्लस 3, तो 6 गुना 3 बटे 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 2 माइक्रोफेड बन चुका है। अब ये वाला जो क्रम बनेगा ये ऊपर, मतलब ऐसे, और नीचे बनेगा। अब यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? संधारित्र। नीचे भी आपका ऐसा ही बना और नीचे है एक बैटरी। तो इसमें कितना है? 4, इसमें कितना है? 2। अब इसे समांतर क्रम में है, तो C डैश व C डबल डैश का समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होगी वो हो जाएगी C बराबर C डैश प्लस C डबल डैश। तो C बराबर ये 4, ये 2, यानी कि टोटल धारिता जो आ चुकी है परिपथ की वो है 6 माइक्रोफेड। पहला आंसर तो आपका है ये। इसने पूछा है ना कि परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद इसने कहा कि 2 माइक्रोफेड और 3 माइक्रोफेड पर आवेश, 2 का मतलब अब इस पर तो आवेश कितना होगा सेकंड पार्ट में, क्योंकि धारा नहीं है। 2 माइक्रोफेड पर आवेश कितना होगा? 0। क्यों होगा 0? क्योंकि धारा का मान कितना है? 0 है, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। कह सकते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच विभवांतर 0 है। ये लिख लीजिए, चाहे अच्छा रहेगा कि डेल्टा वी कितना है वहां पर? 0 है। फिर इसने पूछा है किस पर? 3 माइक्रोफेड। 3 माइक्रोफेड कहाँ है? ये आपके श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना। अब श्रेणी क्रम में होने के कारण जितना आवेश इसमें होगा उतना ही आवेश इसमें जाएगा। तो इसमें हम क्या निकाल ले? अगर इसमें आवेश निकाल ले तो श्रेणी क्रम में हो इसमें, तो कह सकते हैं कि C डबल डैश में प्रवाहित आवेश जो Q होगा, या Q डबल डैश कह सकते हैं आप,
वो होगा सी इंटू वी। और सी कौन सा, इनकी जो धारिता है मतलब सी डैश। वोल्टेज कितनी जो यहाँ पर है वो कितनी रखी है आपको, 10। समझ में आ रहा है ना बात, यानी कि इसके सिरों के बीच वोल्टेज और इसमें जो धारिता है वो, ठीक। तो सिंपल सी बात कह सकते हैं कि 3 माइक्रोफेरेड में प्रवाहित आवेश जो क्यू डबल डैश होगा, अब सी डबल डैश कितना है, 2 माइक्रोफेरेड, और बी की वैल्यू कितनी है, 10। तो बन चुका है 20 माइक्रो कूलम। ठीक है ना। चलिए अब अंतिम क्वेश्चन है ये वाला, आज के सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। सॉल्यूशन नंबर 1, इसने कहा कि एन टाइप अर्धचालक की चालकता की गणना करनी है, चालन इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। मतलब आपको जो डेंसिटी दी है इलेक्ट्रॉनों की वो कितनी दी है, 8 गुना 10⁻13 सेमी इनवर्स, मतलब सेमी की क्यूब इनवर्स में दी हुई है। तो इसे आप किस में चेंज कर लीजिए, मीटर में। तो 8 गुना 10⁻13, एक सेमी में होता है 10⁻−2, तो पावर 3 से कितना बन जाएगा, -2 और प्लस बन जाएगी, 10⁻2 3 6 +6, ये किस में बन गया, मीटर इनवर्स में। भाई सेमी की पावर -3 है, सेमी की पावर -3 होने का मतलब ही ये है, टोटल कर लीजिए 8 गुना 10⁻19। आपको बताऊंगा मैं कैसे किया है मैंने। हम जानते हैं कि एक सेमी में 10⁻2 मीटर होते हैं। मैं पावर 3 करूँगा तो 10⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन उल्टी है बात, अगर इसकी पावर माइनस करूँगा तो इसकी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी ये। ठीक है, अब ये यूज करना है। घनत्व इसका दे रखा है, कोटरो घनत्व दे रखा है एच का, वोल्ट का, कितना, 5 गुना 10⁻12 सेमी की पावर -3, तो 5 गुना 10⁻12 और 10⁻6 साथ में लगेगा, ये भी किसमें बन जाएगा, मीटर की पावर 3 में। तो कितना, 5 गुना 10⁻18 बन चुका है, मीटर की पावर 3 इनवर्स। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता दी गई है, म्यू ई। म्यू ई की वैल्यू है 2.3 गुना 10⁻4 सेमी स्क्वायर वोल्ट प्रति सेकंड। इस सेमी स्क्वायर को चेंज कीजिए पहले, 10⁻4 एक सेमी में होता है, वही 10⁻2, जब वर्ग करेंगे तो 10⁻4 मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेमी, सॉरी वोल्ट सेकंड। तो ये कट कर कितना बना, केवल 2.3 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। म्यू एच भी दे रखा होगा फिर तो जरूर। क्वार्टर गतिशीलता है 100 सेमी स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड, तो 10⁻4 कर दीजिए, मीटर में चेंज हो जाएगा ये। तो कितना बनेगा, 10 की घात, ये 2 जीरो खा लेंगे 2, तो 1 गुना 10⁻2 मीटर की पावर 2 वोल्ट सेकंड। पूछा क्या है इसमें, चालकता। तो जो चालकता होगी, चालकता होती है रो, सॉरी चालकता होती है सिग्मा 1/रो, और ये होता है E इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच। ठीक है ना। अच्छा, हमने ये जो यहाँ पर लिखा है इसे संख्या दे रखी होगी ना ये, ठीक है, एन ई कर लीजिए और एन एच कर लीजिए। ठीक है, मान रखिए बस।
इसकी वैल्यू होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। एन ई की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? 8 गुना 10 की घात 19। म्यू ई की आपके पास है 2.3 प्लस एन एच की आपके पास है 5 गुना 10 की घात 18 और म्यू एच की आपके पास है 1 गुना 10 की घात माइनस के 2। बस कैलकुलेशन करनी है और आंसर आपके लिए तैयार है। 8 ये 24 का 4 का हंस लग गए 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 10 की घात 19। यह हो गया 5 गुना 10 की घात 16। 18 में से 2 जाकर 16 बच जाएगा। चलिए माइनस 19, 18.4 गुना 10 की घात 19। इसको आप जब 19 घात में बनाएंगे तो 5 यानी 17, 18 और 19। तो ये भी क्या किस चीज़ में चेंज कर दिया हमने? प्लस घात 19 में चेंज कर दिया, क्योंकि आप इनके गुणांक तभी जोड़ सकते हैं जब घात सेम हो। तो क्या बनेगा? 18 ये बन गया 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। इसे जोड़ेंगे 18.405 और गुना तो कितना 10 की घात 19। ये तो आपका कट हो गया। 16 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, कर लेंगे आप। और लगभग 29 दशमलव समथिंग आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। मतलब आपको खुद निकालना है कि लगभग इसके आसपास आ जाएगा। आसपास क्या मतलब जो भी आएगा वो आएगा, लगभग इसके आसपास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो अब जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस चैनल को अपने दोस्तों को कहिए या उनसे शेयर कीजिए और कहिए कि आपके साथ साथ वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।